डीएम से लेके हेल्थ मिनिस्टर से लेके उस वक्त के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा सर भी आए थे, उन सबको कोई भी ये मलाल नहीं था कि बच्चों की मौत ही है। ताउम्र आपके ऊपर निगाह रखी जाएगी। तो मैंने कहा 2-4 सिक्योरिटी गार्ड दे दो, मेरे साथ रहेंगे तो कम से कम फर्जी केस जो लगाते हैं उससे तो बचा जाऊँगा। जब मेरे पास एनएसए लगाया, रासुका लगाया उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो उस वक्त भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरा भाषण जो है वो देश तोड़ने वाला नहीं, देश जोड़ने वाला भाषण था। कैपेसिटी के बारे में क्या है, गोरखपुर जेल में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में उजागर करने की कोशिश की है कि जो अप्रैल मई में पूरे भारत ने देखा कि बिना ऑक्सीजन के, बिना दवा के, बिना बेड के लाखों लोगों की मौतें हुई, वो दर्द हमारा 70% भारतीय रोज झेलता है। तो अपने हेल्थ सिस्टम किस तरह से बर्बाद हो चुका है उसको उजागर करने की कोशिश की है। जो स्वास्थ्य मंत्री थे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो लोग जो पैसा मांग रहे थे, जो करप्शन में इन्वॉल्व थे, उनको बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने एक बलि का बकरा खोजा। मुझे मेरे ही बच्चों से दूर कर दिया गया। मैं 5 साल में फाइनेंशियली तोड़ दिया है। इस टाइम कहा जाता था कि 65 साल के ऊपर के लोग कोरोना के टाइम पे को लॉकडाउन में बाहर नहीं निकले। उस वक्त मेरी माँ जो है अलीगढ़ और इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रही थी। बच्चों को इलाज करके मुझे अंदरूनी मतलब दिल से सुकून मिलता है। 1925 से आरएसएस का जन्म हुआ है, तब से ही इंसान को इंसान में बांटने की ये रणनीति चली आ रही है। एक ऐसा हॉस्पिटल खोलें जो कॉर्पोरेट बेसिस पे होगा, जहाँ पे मुफ्त इलाज होगा लेकिन कोई बिलिंग काउंटर नहीं होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर लाइव हूं और मेरे साथ एक खास मेहमान है डॉक्टर कफिल साहब। आप सब जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक किताब लिखी है इन्होंने, किताब है द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी। आखिर क्या हुआ था उस रात, कैसे डॉक्टर कफिल की ज़िंदगी बदल गई और क्या सचमुच बच्चों की जान बचाने वाले डॉक्टर को विलेन बना दिया गया। क्या कहा था गोरखपुर में उस समय के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर कफिल को, क्या बातचीत हुई थी, गैस ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लाना पड़ा, ऑक्सीजन की लाइन क्यों कटी, सब कुछ डॉक्टर कफिल ने इस किताब में दस्तावेज कर दिया है। क्या क्या हो रहा है डॉक्टर कफिल के साथ, उनकी ज़िंदगी कैसे बदल गई है, और ये बात जानना बहुत ज़रूरी है इस देश को। 62 बच्चों की अकाल मौत हुई थी, कौन है उस मौत का जिम्मेदार, और कब तक इस देश में सरकार स्कूल अस्पताल से पिंड छुड़ाती रहेगी, और डॉक्टर कफिल क्या चाहते हैं। क्या वो सचमुच पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो गए हैं, वो पॉपुलैरिटी चाहते हैं, या वो इस देश के मेडिकल सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है। क्या कफिल राजनीति कर रहे हैं, वो अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उनकी लड़ाई सही है, गलत है, जनता इस देश का फैसला करेगी। मेरी कोशिश है कि हर वो सवाल जो इस देश की जनता जानना चाहती है मैं उनसे पूछूंगा इस किताब के माध्यम से। लीजिए डॉक्टर साहब, आप लोग की प्रतिक्रिया जरूर है, आप लोग चाहें तो कोई सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर कफिल साहब, ये किताब है द गोरखपुर ट्रेजेडी, गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी। क्या है इस किताब में? इस किताब में उन 54 घंटों को मैंने विस्तार से बताने की कोशिश की है, और कोशिश की है कि आपको ना सिर्फ डॉक्यूमेंट रहे बल्कि वो एहसास हो, आप खुद भी रीडर्स जो है उनको महसूस हो कि वो उस जगह पे मौजूद थे। उन 63 माँ बाप की पीड़ा को मैंने अक्षरों में पिरोने की कोशिश की है। उन 18 एडल्ट्स जो मेडिसिन में वार्ड में तड़प तड़प के मर गए, उनकी फैमिली की पीड़ा को दर्शाने की कोशिश की है, और किस तरह से सिस्टम जो है वो अपना कुकर्म कहूँगा मैं, उसको छिपाने की कोशिश करता है। किस तरह से मुख्यमंत्री से लेके स्वास्थ्य मंत्री से लेके नीचे तक के स्टाफ जो है वो कोशिश करते हैं कि उनको इस बात से, मुझे आपको मैंने ये दर्शाने की कोशिश की है कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ कि डीएम से लेके हेल्थ मिनिस्टर से लेके उस वक्त के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा सर भी आए थे, उन सबको कोई भी ये मलाल नहीं था कि बच्चों की मौत ही है। बस कोशिश ये की जा रही थी कि किस तरह से इस बात को दबाया जाए। मुझे आज भी याद है
कि पीछे के रास्ते से माँ बाप को कफन के साथ बच्चे के साथ भेज दिया जाता था। एक कप का चादर मंगाई गई थी सफ़ेद, उसके 4 टुकड़े किए जाते थे और हर टुकड़े में एक बच्चे को लपेट दिया जाता था और माँ बाप को एक ऑटो में एक पुलिस वालों के साथ उसे कहा जाता था महाराजगंज चले जाओ, देवरिया चले जाओ, कुशीनगर चले जाओ, उसको छोड़ के आओ ताकि वो मुंह ना खोल पाए। तो पूरी कोशिश ये की गई थी कि ये जो नरसंहार मैं कहता हूँ उसको दबा दिया जाए। क्योंकि आपके साथ क्या हुआ था? योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर जो यूपी के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा था आपको? मैं उसको पढ़ दे देता हूँ आपके लिए। अनसस्पेक्टिंग ऑफ व्हाट was to come, I entered the cubicle where the VIP stood and greeted everyone. I had imagined what I would receive a pat on the back. मुझे लगा था कि शाबाशी दी जाएगी 54 घंटे के बाद। हालांकि 400 बच्चे थे, 63 बच्चे नहीं बचा पाए हम लोग, पर बहुत से जानें बची थी। But instead I was met with a pin drop silence. Everyone simply stared at me. The Chief Minister Yogi Adityanath ji stared at me, ignoring my greeting. He was fuming, he was flushed, he was angry. तो तू डॉक्टर कफील है, ही आस्क। जब उन्होंने तू बोला ना तब मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गया है। उन्होंने जब तू बोला तो मुझे, क्योंकि तू और आप में बड़ा डिफरेंस होता है। आई सेड यस। द सीएम देन टर्न टू अ कंसल्टेंट एंड आस्क, ये 4-5 सिलेंडर लाके कितने लोगों की जान बचा ली? No one answered his question. Inside my head, a voice was screaming, not 4 or 5. We arranged 500 cylinders in those 54 hours. तो तू सोचता है सिलेंडर लाके तू हीरो बन जाएगा? देखता हूँ तुझे। इन 4 शब्दों ने मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर दी। ये सब थे उस समय के अभी मुख्यमंत्री जो वर्तमान है उनके। जी हाँ, और ऐसा नहीं है कि मेरी उनकी आपस में अकेले में कोई बात हुई। उस वक्त जेपी नड्डा जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे वो भी प्रेजेंट थे। उस वक्त शिव प्रताप शुक्ला जो यूनियन मिनिस्टर थे वो भी प्रेजेंट थे। डीएम जो गोरखपुर के राजीव रतौला है वो भी प्रेजेंट थे। कमिश्नर अनिल कुमार जो गोरखपुर के हैं वो भी प्रेजेंट थे। मेरी एचओडी डॉक्टर महिमा मित्तल वो भी प्रेजेंट थी। मतलब पूरा डिपार्टमेंट मेरा, पूरा कॉलेज का, और कुछ मीडिया के लोग भी सिलेक्टेड प्रेजेंट थे। किन किन लोगों को आरोपी बनाया गया था और सब लोग क्या बरी हो गए और आप ही सिर्फ कानूनी पचड़े में पड़े हुए हैं? 9 लोगों को मेरे साथ जेल हुई थी। डॉक्टर राजीव मिश्रा जो प्रिंसिपल से, उदय शर्मा, गजानन जायसवाल, संजय त्रिपाठी, सुधीर पांडे, मनीष भंडारी और डॉक्टर सतीश कुमार। 9 लोगों में से 8 लोगों को बर्खास्त किया गया था। 7 लोग, और डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला, मैं प्रिंसिपल साहब की मैं वाइफ, 8 लोगों को नौकरी मिल गई है, 7 लोगों को, और 1 लोगों को, सिर्फ एक बंदे को, डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त कर दिया गया है। इंस्पाइट की हाई कोर्ट और इंटरनल इंक्वायरी क्लीन चिट देने के बाद, यहाँ तक कि टर्मिनेशन ऑर्डर में भी शंभू भाई ये लिखा है कि डॉक्टर कफील 10 तारीख को छुट्टी पे थे, उस रात वो पहुंच गए थे, उन्होंने कोई मेडिकल नहीं किया, उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया, लेकिन फिर कहते हैं कि 2014 में प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे इसलिए इनको नौकरी से निकाला जाता है। 8 अगस्त इस बुक में मैंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी लगा दिया है, ताकि जो कहते हैं सब, बहुत से मीडिया ने मुझे वाइस प्रिंसिपल और एचओडी और सुपरिटेंडेंट भी बना दिया था। उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया था, 10 अगस्त 2017 की घटना है, 1 साल पहले ज्वाइन किया था। तो कहाँ से सुपरिटेंडेंट बन जाता, कहाँ से वाइस प्रिंसिपल बन जाता, कहाँ से एचओडी बन जाता। कपिल साहब, अभी कानूनी प्रक्रिया क्या चल रही है आप पर? एक केस गोरखपुर में है, एक केस बहराइच में चल रहा है, फोर्सिबली ट्रीटिंग पेशेंट, ज़बरदस्ती पेशेंट के इलाज करने के लिए। इसके अलावा मैं हिस्ट्री शीटर हो गया हूँ। कहते हैं कि ताउम्र आपके ऊपर निगाह रखी जाएगी, तो मैंने कहा 2-4 सिक्योरिटी गार्ड दे दो, मेरे साथ रहेंगे तो कम से कम फर्जी केस जो लगाते हैं उससे तो बचा रहूँगा। मैं हाई कोर्ट में जा रहा हूँ अपने बर्खास्तगी के खिलाफ, और उम्मीद करता हूँ जल्दी मुझे नौकरी वापस मिल जाएगी। कुछ फैसले भी आए हैं ना आपके पक्ष में कोर्ट के? कुछ नहीं, आज तक ऐसा कोई भी फैसला, ये मैं लकी रहा हूँ, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। देर ही से सही
तारीख पे तारीख पढ़ने के बाद से ही सही, लेकिन आज तक जो भी फैसले आए हैं, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट से चाहे सुप्रीम कोर्ट से, मुझे न्याय मिला है, मेरे पक्ष में ही आए हैं। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गोरखपुर के इंसिडेंट के बाद मुझे बेल दिया था तो ये कहा था कि नॉट इवन अ सिंगल एविडेंस प्रोड्यूस बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अगेंस्ट डॉक्टर कफील। इसके अलावा जब मेरे पर NSA लगाया, रासुका लगाया उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो उस वक्त भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरा भाषण जो है वो देश तोड़ने वाला नहीं, देश जोड़ने वाला भाषण था। तो न्याय हमेशा मिला है। आपको पता होगा कि अलीगढ़ की चार्जशीट भी क्वैश कर दी है। इसके अलावा मुझे सेकंड सस्पेंशन पे स्टे भी दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अब आप अपनी बर्खास्तगी के केस के खिलाफ हाई कोर्ट जाने वाले हैं? जी हाँ, रिट दे दी है, रिट तैयार भी हो गई है, वकील लोग तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हम फाइल कर देंगे। क्या लग रहा है इस किताब में ऐसा क्या खास है जो आप कहने से, चूँकि सब कुछ पब्लिक डोमेन में था, आपने लगातार मीडिया से बातें की हैं, कोई खास बात जिस पर आप देश का ध्यान ले जाना चाहते हो और ये किताब क्यों ज़रूरी है पढ़ना? इस किताब में ना सिर्फ मेरे बारे में है बल्कि उन 80 फैमिलीज़ का भी दुख दर्द है, और जो सिस्टर्स वर्ल्ड वाइड थे उन्होंने जो कैसे संघर्ष किया। अब तक लोग समझते हैं कि डॉक्टर कफील खान हीरो थे। नहीं, डॉक्टर कफील खान अकेले काम नहीं कर रहे थे उस रात। उन 54 घंटे में 16 और डॉक्टर थे, वार्ड बॉय थे, स्वीपर थे, नर्सेस थी, सबने संघर्ष किया था। इसके अलावा मीडिया को भी के बारे में बताया है, किस तरह से मीडिया ने दिल्ली और मुंबई में बैठे हुए बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने, आपको याद होगा टाइम्स नाउ में अब उन्होंने अपना नया चैनल खोल लिया है खुद का भी। वो प्राइम टाइम चलाते थे, वो चिल्ला रहे थे 70 बच्चों का हत्यारा वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर कफील खान। तो मीडिया का भी रोल दिखाने की कोशिश की है, किस तरह से मीडिया ने मुझे पहले हीरो बनाया, फिर जो है विलन बना के जो है एक तरह से सरकार की जो है गंदगी पे पर्दा डालने का किस तरह से काम किया। जुडिशरी पे भी लिखा है कैसे तारीख पे तारीख पड़ती है और कैदी जीवन क्या होता है, प्रिजन जेल, गोरखपुर जेल की कैपेसिटी के बारे में क्या है, गोरखपुर जेल में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में उजागर करने की कोशिश की है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये बताने की कोशिश की है कि जो अप्रैल मई में पूरे भारत ने देखा कि बिना ऑक्सीजन के, बिना दवा के, बिना बेड के लाखों लोगों की मौतें हुई, वो दर्द हमारा 70% भारतीय रोज़ झेलता है। तो अपने हेल्थ सिस्टम किस तरह से बर्बाद हो चुका है उसको उजागर करने की कोशिश की है। डॉक्टर कफील साहब, क्या लग रहा है ये सब कुछ जो लीगल सर्कमस्टांसेज है, जो लीगल टर्म्स आप झेल रहे हैं, ओनली ड्यू टू योर रिलीजन कि आप मुसलमान हैं? मैंने देखिए इसमें भी ये बात लिखी है कि डॉक्टर कपिल मिश्रा होता, डॉक्टर कपिल कुमार होता, डॉक्टर कपिल जॉन होता, तब भी योगी आदित्यनाथ जी वही करते जो उन्होंने मेरे साथ किया था। लेकिन स्टोरी बिकना जो है वो आसान हो जाती है जब खान नाम आता है। मैंने वही आपको एग्जाम्पल उस वक्त भी दिया था, अब फिर से आपने क्वेश्चन पूछा है तो बता दूं, क्योंकि अपने लोगों को बचाना था। जो स्वास्थ्य मंत्री थे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो लोग जो पैसा मांग रहे थे, जो करप्शन में इन्वॉल्व थे, उनको बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने एक बलि का बकरा खोजा। और जब मेरा नाम आ गया तो जो इससे पहले लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि 63 बच्चे क्यों मरे, क्यों ऑक्सीजन कमी हुई, क्यों 10% कमीशन मांगा गया, स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कह दिया था कि अगस्त में मौतें होती रहती हैं, तो उनके इस्तीफे की मांग होने लगी। उसके बाद सब लोग सिर्फ डॉक्टर कफील की बात करते हैं, उन 63 बच्चों की बात नहीं करते हैं, उन 80 फैमिलीज़ की बात नहीं करते हैं। तो जो कहते हैं ना चालाकी उन्होंने ये एक की थी कि पर्दा कैसे डाला जाए, डाइवर्ट कैसे किया जाए अटेंशन को, नया नैरेटिव कैसे लाया जाए, वो उसमें सक्सेसफुल रहे। मुख्यमंत्री को पता था, वो चिट्ठी इस किताब में है जिसमें था कि गैस अगर पैसे नहीं दिए गए तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएंगे। मुख्यमंत्री को 6 अप्रैल को ही चिट्ठी लिखी गई है, 6 अप्रैल 2017 को, यानी 4-5 महीने पहले लिखा गया है। इसके अलावा ये एक और चिट्ठी आपको, ऐसे 14 लेटर है, मैंने 2 ही लेटर इसमें लगाए हैं। 9 अगस्त 2017 को ये स्वास्थ्य मंत्री के हाथ में दिया गया है, पुष्पा सेल कहता है, और उसमें लिखा हुआ है 24 घंटे के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी अगर 68 लाख रुपए नहीं दिया गया। उसी दिन मुख्यमंत्री
गोरखपुर आए थे। और आपको बता दूं, टेलीग्राफ के हिसाब से उनका कहना है कि उन्होंने आशुतोष टंडन की तरफ देखा जब ये बात पूछी गई कि क्या आपको पता था, और वो चुप रहे उसके बाद। तो मुझे नहीं पता कि योगी जी को पता था कि नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके पास भी लेटर गए थे। और जो है उसके बाद जब हाई कोर्ट ने और इंक्वायरी कमेटी ने आ गया कि ये लोग हो सकते हैं, तो क्यों नहीं उनको जो है न्याय मिला, जो 80 पेरेंट्स हैं उनके लिए। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कि जो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है, और अब क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं लाइफ के बारे में? देखिए, ज़िंदगी सिर्फ मैंने नहीं, मेरे पूरी फैमिली ने जो है सहा है। मेरे भाई को गोली वहाँ मारी गई थी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब खुद मौजूद थे, 500 मीटर की दूरी पे। मुझे मेरे ही बच्चों से दूर कर दिया गया। मैं 5 साल में फाइनेंशियली तोड़ दिया है। मेरे लिए नहीं, अपने ही देश में हम लोग जो है रिफ्यूजी बन गए। कभी लखनऊ रहते हैं, कभी दिल्ली रहते हैं, कभी राजस्थान रहते हैं। तो ज़िंदगी तो है सबसे, जिस टाइम कहा जाता था कि 65 साल के ऊपर के लोग कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन में बाहर नहीं निकले, उस वक्त मेरी माँ जो है अलीगढ़ और इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रही थी। तो ज़िंदगी बहुत चेंज हुई है, लेकिन इससे हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे बस इतना यकीन है कि शायद ऊपर वाले ने मुझे ज़रिया दिया है, तो ये इंसाफ की लड़ाई है। अब तो मैं टर्मिनेट हो गया हूँ, फ्री हो गया हूँ, किसी भी हॉस्पिटल में जाके अच्छी से अच्छी नौकरी पा सकता हूँ, 2-4 लाख की नौकरी पा के अपना ज़िंदगी चला सकता हूँ। लेकिन मैं फिर केस कर रहा हूँ, फिर जंग लड़ रहा हूँ, फिर जद्दोजहद कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि जो मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसलिए हम लोग हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन चला रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान में ही ये बात कही है कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की बात हुई है, उसको एक कानून बने ताकि बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव के उसके हर बंदे के घर के आसपास जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री में मौजूद मिले। आपने देखा होगा किस तरह से मुजफ्फरपुर में जब चमकी बीमारी थी, या फिर गोरखपुर में इनकेफ्लाइटिस है, गांव में किस तरह से बदहाल व्यवस्था है। कितना दिन आपको जेल में गुजारना पड़ा? मैंने आपको कहा ना कि 5 साल में 500 दिन जेल रखा है योगी जी ने। लेकिन शायद उसका उतना मलाल नहीं है जितना मुझे अपने ही बच्चों से दूर रखने का मलाल है। कई नेताओं से आप मिले हैं, लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग कह रहे हैं किस किताब को, आप राजनीति में सीधे क्यों नहीं आते हैं? टाइमिंग देखिए, टाइमिंग तो योगी जी से पूछना चाहिए था कि चुनाव के 1 महीना पहले मुझे बर्खास्त क्यों किया है, ये किसी ने नहीं पूछा। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं टाइमिंग किताब का। इस किताब का कॉन्ट्रैक्ट मैंने अप्रैल में साइन किया है, 1 साल होने जा रही है। किताब कब लिखी? किताब लिखने में बहुत टाइम लगता है, बहुत दिमाग खर्च करना पड़ता है और चीज़ों को फ्लैशबैक में जाना पड़ता है। और मैंने इसके साइन जो है कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल में ही किया था। पब्लिशर जो है वो ब्रिटिश पब्लिशर है, पैन मैकमिलन, उन्होंने कुछ टाइम लिया, पर मैंने पब्लिशर के सामने शर्त एक ही रखी थी, कुछ कटिंग नहीं करेंगे। तो अच्छा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये पॉलिटिक्स के उसके नज़रिए से ये किताब आई है। अगर उस नज़रिए से लाता तो हिंदी में सबसे पहले लाता, ताकि हमारी जो भाषा है उस भाषा की सब लोगों को असली कहानी पता चले। और जल्दी में क्यों नहीं राजनीति में आना चाहते हैं आप, जब आपने सिस्टम को इतना झेला है, सिस्टम से इतना लड़े हैं? सब मुझे आप जैसे लोगों को आना पूछते हैं। मेरे ख्याल से ये चौथा इंटरव्यू हम लोग का हो गया। मैं मथुरा से जब जेल से बाहर निकला था तब भी मुझे याद है कि आपने ये बात कही थी, और आपने कहा था कि क्यों नहीं आप ये इस तरह से जवाब देते हो कि जो आपके स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के कानून की बात कर रहे हो और उसको लागू करने की बात कर रहे हो, तो क्यों नहीं सिस्टम में आके उस कानून को लाने की कोशिश करते हो आप। समटाइम आई ऑल्सो फील कि सिस्टम इज़ सो करप्ट दैट यू हैव टू कम टू सिस्टम, पर मुझे लगता है कि अभी वो वक्त नहीं है। जब वक्त आएगा तो आप सबको ज़रूर बताऊंगा। अभी मैं डॉक्टर्स ऑन रोड हम लोग काम कर रहे हैं, और आपको बता दूं इस 25 दिसंबर को हम लोग 250वां कैंप करने जा रहे हैं। 250वां कैंप, और 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को हमने ट्रीट किया है। बच्चों को इलाज करके मुझे अंदरूनी मतलब दिल से सुकून मिलता है, और मैं अभी वही काम करना चाहता हूँ। आपके लाखों करोड़ों समर्थक हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? किताब तो वो खरीदेंगे ही, और क्या कहना चाहेंगे?
सबसे ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा कि बाबा साहब का जो मंत्र था, एजुकेट योर सेल्फ, एजुकेट टू द कम्युनिटी, एजुकेट योर फैमिली। तो एजुकेशन, आज यही वजह है, एजुकेशन की वजह से मैं ये इतना बड़ी जद्दोजहद ले पा रहा हूँ। आज यही एजुकेशन है जो मैं किताब लिख पा रहा हूँ। तो अपने आप को धर्म और जाति में नहीं बांटिए। देश की तरक्की की बात करना है तो उठ के ऊपर आइए, और जो है इस जो कास्ट सिस्टम है, जो रिलीजन सिस्टम है, वो आपका पर्सनल चॉइस है, वो घर में रखो, समझे कि नहीं। हाँ, कास्ट सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है। भगवान ने अगर उसको चेंज, मतलब सबको डिवाइड करना होता तो पहले से बना के एक ठप्पा, कहते हैं ना, एक आमिर खान की मूवी आई थी कि ठप्पा लगा के भेजता, सबको एक नाक, दबको दो आँख, दबको दो कान दिया है। तो भगवान ने किसी को डिवाइड नहीं किया है। आई बिलीव इन अल्लाह, दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस, बट आई डोंट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है, स्वतंत्रता की, समानता की, एकता की, अखंडता की, लोकतंत्र की, समाजवाद की, उस पर हमको रहना। और आप जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगा, अपने अधिकार को समझिए। आपको बाबा साहब ने आपके संविधान में जो अधिकार दिए हैं उसको समझिए। जब मुझे पहली बार पुलिस ने पकड़ा तो मुझे नहीं पता था कि मैं वकील कर सकता हूँ, या मुझे इनसे खाना मांग सकता हूँ, या पानी मांग सकता हूँ, या मुझे ये मार नहीं सकते। ये सब आपका अधिकार है, इसको जानने की कोशिश कीजिए। आप खुद जानेंगे तो शायद दूसरों को बता सकेंगे। आप अगर भारत में अगर बहुसंख्यक धर्म वाले लोगों के पक्ष में होते तो आप हीरो होते। उन लोगों को क्या कहेंगे जो धर्म के आधार पे आपको विलेन मानते हैं, सिर्फ धर्म की वजह से? नहीं, देखिए, वो भी बेचारे गुमराह हो गए हैं। देखिए, जिस दिन से 1925 से आरएसएस का जन्म हुआ है, तब से ही इंसान को इंसान में बांटने की ये रणनीति चली आ रही है। बहुत से लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, आप योगी जी और मोदी जी का विरोध क्यों करते हैं? तो मैं कहता हूँ, ना मैं मोदी जी का विरोध करता हूँ, ना मैं योगी जी का विरोध करता हूँ। मैं उस सोच, उस आइडियोलॉजी का विरोध करता हूँ जो हमें और आपको अलग करती है। तो वो सोच आप में नहीं आनी चाहिए। और अभी आप यूपी का चुनाव की बात कर रहे थे। देखिए, 5 साल में क्या किया है कि हमने लाशों को गंगा के बहते हुए देखा। हमने अभी एक सर्वे किया था, 10 मौतें एक गांव में हुई हैं। एवरेज 1,10,000 गांव हैं उत्तर प्रदेश में, तो 11 लाख मौतें तो यूपी में ही हो गई। और हमारी टोटल पूरा इंडिया का स्कोर 5 लाख के कम है। तो कुछ नहीं किया है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। 50 लाख मौतें हुई हैं। 42 लाख तो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो एस्टिमेट था, उसका प्रोजेक्शन है, रियल तो नहीं बता सकते। लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा, 5 साल में इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अली, बजरंग बली, शमशान, कब्रिस्तान, अब्बा जान और जिन्ना की बात की है। स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, इसकी बात नहीं की है जो हमारे मूलभूत आवश्यकता है। डॉक्टर कफिल बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, जिनकी वो जिनके लिए वो जाने जाते हैं, जिसके लिए वो पेडियाट्रिशियन है? आप फिजिशियन है ना, पेडियाट्रिक फिजिशियन है, बच्चों का डॉक्टर हूँ मैं। हमने एक मिशन स्माइल हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट तैयार किया है, और कोशिश ये कि कोई भी अगर सरकार ज़मीन दे देती है या कोई जो है ज़मीन दे देता है, तो कोशिश ये की जाएगी कि हम जो है एक ऐसा हॉस्पिटल खोलें जो कॉरपोरेट बेसिस पे होगा, जहाँ पे मुफ्त इलाज होगा, लेकिन कोई बिलिंग काउंटर नहीं होगा। तो ये किताब जो है ना, द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, ये अमेज़न पे भी खरीद सकते हैं, देश के हर बुक स्टोर पे मौजूद है। इससे जो पैसे आएंगे, हाँ, वो हो सकता है मिलेगा। मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगा। सही कह रहा हूँ, सही फाइनेंशियल सपोर्ट होगा। और मुझे लगता है कि इस देश को ऐसे लोग की ज़रूरत है जो सिस्टम से लड़ रहे हैं। हम आप क्या चाहते हैं? इस सिस्टम को ही तो ठीक करना चाहते हैं। क्या लगता है आप लोग को? डॉक्टर कफिल सिस्टम के शिकार हुए हैं। आप लोग को क्या लगता है, क्या कफिल ओवर एम्बिशियस हैं, राजनीति करना चाहते थे, या ये बच्चों को बचा रहे थे? मैं टीवी अखबार पर तो भरोसा नहीं करता हूँ। डॉक्टर कफिल को मैंने जितना जाना है, कोई ओवर एम्बिशियस आदमी इतना संघर्ष नहीं करेगा, वो सरेंडर कर जाएगा। डॉक्टर कफिल ने बहुत तकलीफ़ें झेली। इस देश में डॉक्टर इंजीनियर बनना बड़ी बात मानी जाती है, सम्मान का जीवन करता है। शायद डॉक्टर कफिल ने
इमोशनल हैं, बच्चों का दर्द समझा। हम लोग यही तो चाहते हैं जब सरकारी अस्पताल में जाते हैं कि डॉक्टर थोड़ा सा हंस के बात कर ले, उसे अपनापन महसूस हो। इस किताब में वो सारी कहानी है जो उस रात हुई थी गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में। कैसे हुई बच्चों की मौत, किन लोगों ने लापरवाही बरती, गैस क्यों नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं थी, ऑक्सीजन क्यों ख़त्म हो गया था, सब कुछ है। इसको पढ़िए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपकी आप प्रतिक्रिया भी अगर जरूरी है। खरीदेंगे, आप इसे पढ़िए और ज़रूर बताइए कि शायद जो है आपके कई है, आप खरीदोगे तो फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, मैं लीगल बैटल बढ़ा सकता हूँ। आप पढ़ोगे तो मुझे अगली किताब लिखने में मदद मिलेगी। आप जब पढ़ोगे तो आपको भी एहसास होगा कि कभी कभी सिस्टम कितना निर्मम हो जाता है, बेदिल हो जाता है, बेहिस हो जाता है कि उसको गरीबों की मौतों के से कोई मतलब, उनको ज़िंदगी से, कहते हैं एक टर्म है कि गरीब के बच्चे हैं, गरीब मर जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। उस सच्चाई को आप शायद सही से समझ पाओगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू नेशनल दस्तक। थैंक यू संधू जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।